नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। जमीन विवाद में पूर्व सभासद टावर पर चढ़े। बिसौली कस्बे में पूर्व सभासद विजय कोहली मोबाइल टावर पर चढ़े हैं। जमीन विवाद को लेकर विरोध जताने के लिए उठाया गया कदम। वजीरगंज के 3 लोगों पर लगाए गए गंभीर आरोप। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाने का किया प्रयास। मौके पर भारी भीड़ जुटी रही। सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मिशन शक्ति के तहत बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं श्रावस्ती से आई ये खबर उन दावों की जमीनी हकीकत को बेनकाब कर रही। रामपुर पैड़ा पर 13 साल की मासूम मोहनी अपने घर के ननिहाल में दरिंदगी का शिकार हो गई। आरोप है कि पाटीदार के मामा और साथ ही नाना ने जमीन विवाद में मासूम को बेरहमी से पीटा है। मासूम के सिर पर गंभीर चोटें आई। हालात इतनी नाजुक थे कि गिलौला सीएचसी से भिनका और फिर बहराइच से रेफर करना पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 12 मार्च से अब तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित पिता श्रीधर और साथ ही घायल बेटी को लेकर हफ्तों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गिलौला थाना इस वक्त लापरवाही और साथ ही भ्रष्टाचार का प्रतीक बनना नजर हुआ आया है। पीड़ित का आरोप है कि हल्का दरोगा राजकुमार पांडे ने मदद के बजाय धमकाया है, मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, घायल बच्ची को खून से लथपथ हालत में छोड़कर पिता को घंटों थाने में बिठाए रखा गया और बाद में इलाज के लिए भतीजे वक्त भी नहीं दे और साथ ही दोबारा थाने के आसपास मत दिखना कहा गया। और साथ ही हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। डीएसपी इकोना भरत पासवान जांच की बात भी कर रहे हैं। जहां मिशन शक्ति के नाम पर दावे किए जाते हैं, वहीं श्रावस्ती में एक मासूम की चीखें सिस्टम की सच्चाई उजागर कर रही हैं। ये बताइए क्या पूरा मामला है? आज आप लोग कहाँ पे भर्ती हैं और कैसे भर्ती हुए हैं? क्या मामला हुआ था, बताइए पूरा। जी, हमारी लड़की अपने नाना के घर पे सब रहती है। अब नाना के घर पे रहती थी सर। अब हमारे पिताजी का उस दिन वो थी भाई भीड़ थी सर। अब घर पे थे, हमारे पास में फोन आया 12:30 बजे। हमारी लड़की ने बोला कि पापा हमें यहाँ से ले चलो। हमने पूछा कि क्या बात हो गई, तब बोलने लग गई जी कि हमें मारने के लिए कह रहे हैं। तो हम कहा ठीक है, हम दोपहर तक आ जाएंगे। हम बरखी के बाद में सर हमने बोले कि तो हम चलो 2 घंटे के बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। 12:30 बजे इनका फोन आया हमारे पास में। मैंने बोला सर कि हम 2 बजे तक वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर हम इसके बाद में साधन ढूंढे। उसके बाद में सर हम वहाँ पे गए। लड़की हमारी चोट खा गई थी। हमने पूछा वहाँ जाकर के उनसे कि भाई क्यों मारे हमारी लड़की को, तो उन्होंने कुछ उस टाइम बोला नहीं। कह रहे मारा कहाँ हूँ, मैंने कहाँ मारा है। आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया? कौन सा थाना, किस थाने में दिया? जी, मैंने गिलौला थाने में दिया था सर। पुलिस ने क्या किया? जी, पुलिस ने हमको, जब मैंने गिलौला में प्रार्थना पत्र दिया सर, तो हमारे को तहरीर देते ही हमारे को तुरंत रिमांड में कर दिया। हमारे को तुरंत रिमांड में बैठा दिया। कह रहा है इनको बंद करो जी, तुरंत इनको बंद करो उठा के। ये हमारी तहरीर के साथ ही हमको 1.5 घंटे के लिए अंदर कर दिया गया। उसके बाद लड़की जब हमारी वहाँ थाने में बेहोश हो गई, फिर उसके बाद मुझसे कह रहे हैं कि ले जाके अपनी लड़की का इलाज कराओ सर। उसके बाद हम इलाज के लिए लेके प्रयागपुर चले गए सर। प्रयागपुर में लड़की को रात में 10 बजे तक हमने दवा कराई है सर। दवा का कागज है, फिर हमको वहाँ से रेफर किया गया। कह रहे हैं इनको आगे लेके जाओ, लड़की की हालत सीरियस नहीं, बहुत सीरियस है। अच्छा, अभी आप कहाँ दवा करा रहे हैं? अभी बहराइच में दवा करा रहे हैं जी। किस जगह पे? जी, जिला अस्पताल में जी। आप क्या चाहते हैं? जी सर, हम यही चाहते हैं, हमारी लड़की के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तो हमारी लड़की को जैसे भी हमें उचित न्याय दिया जाए। कर नहीं रहे हैं और बिटिया का सभी पकड़ लेके गए हैं। घर में मारी भी, जब हम सुबह सबका फोन की बताएं तब हम सभी जान पाए, तब आए घरे। तब तक मतलब तब जान मिला। घर पर कोई खाली लड़की अकेले रही। अच्छा, किस लिए मारे पीटे हैं, क्या मामला था? जैसे धन दौलत के बारे में मारी है। अच्छा, अपने नानी नाना के घर पर रही, हम सब नए रहे, खाली के बिटिया दामाद
कोई नहीं रहा, वही करके मारी। दादा आप कहाँ पे हैं और क्या मामला है, किस लिए आप यहाँ जिला अस्पताल आए हैं? अरे साहब हमारे यहाँ 12 साल से लड़की हमारे यहाँ रहती थी, हमारे नातिन है, हम खोला पासा उसका सेवा किया। उसके बाद में ये परिवार लोग हमारे नातिन को मारा पीटा। जब गंभीर हो गई तो उनके माता पिता से फोन लगाया कि तुम्हारी लड़की को मारी नहीं और कौन लेकर आया, घर दवाई करावा जाए। उनके बाद माता जब घर पहुँचे तो उसके बाद उनको तो 4-5 लोग सागर अमित अतुल उनकी माता उनकी। आपने पुलिस को सूचना दिया? हम पुलिस को सारा सूचना नहीं दिया, उन्हें 100 नंबर 8 तो बुलवाए और 100 नंबर आया वो कहा चले जाए करके इलाज कराइए। उसके बाद में वो 100 नंबर अब थाने को चली गई। उसके बाद में हम लड़के लेके जब उनके माता पिता आए कहीं को दिखावा जाए डॉक्टर को, उसके बाद में वो चुपके से आए थाने में आया तो उनका। आप लोग क्या चाहते हैं? हम जो उसी न्याय चाहते हैं, हमारी दिक्कत है। खबर सीतापुर से है, जहां काला बाजारी की शिकायत पर प्रशासन ने गैस एजेंसी को किया है सीज। गैस बुकिंग होने के बावजूद भी ग्राहकों को एजेंसी के द्वारा नहीं दिए जा रहे थे गैस सिलेंडर। ग्राहकों को सिलेंडर न देकर की जा रही थी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी। डीएसओ सहित एसडीओ की छापेमारी में पकड़ी गई अनियमितता। प्रशासन की टीम के द्वारा गैस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जनपद के कमलापुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। आदमी है सिलेंडर नहीं मिला, फिर शिकायत करना है तो कभी बताया कि हम मैडम से एक ने व्हाट्सएप पे मैसेज करें वो भी लिखा है। क्या लिखा दिखा गाँव है निवासी, कोई अपना ले आया वहाँ से और करा दिया, ठीक। उसके बाद कौन ले गया कौन नहीं ले गया, कुछ हिसाब किताब नहीं रहा। और उसके वही जो हमारा छोटा भाई दिखता था दस्तखत कराना, दस्तखत नहीं कराया दे दिया, उसी का हम भुगतान भुगते था, उसी का भुगतान होता और उसको इसीलिए नहीं अभी सब बातें हुई तो ठीक है मैम, हम करें 8-10 पे भी कर देंगे टाइम, 8-10 तक हम रुकने को तैयार हैं। खबर बिलग्राम से है, जहां मिशन शक्ति फेज 5.0 की द्वितीय चरण अभियान के तहत नगर के विभिन्न मोहल्लों में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चौपाल लगाकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने घर घर पहुंचकर महिलाओं से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है। बैठक में उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस टीम ने महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के बारे में विस्तृत से जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार सतर्क रहकर ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 10901098 112 1930 आदि के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों का उपयोग कर तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव के बाद धमाका हुआ, इससे बिल्डिंग ढह गई। आपको बता दें घटना के वक्त वहां 20 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा सभी मलबे में दब गए और हादसा फाफा मऊ इलाके में सोमवार दोपहर 2:30 बजे हुआ है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू अभियान जारी किया है। कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंसार अहमद का बताया जा रहा घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया है और साथ ही इसमें दिख रहा है कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। खबर चंदौली से है, जहां जिले में नकली नोट छापने वाले गिरोह का हुआ है खुलासा। निजी मकान में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 100 रुपए के 55 जाली नोट व
सैकड़ों की संख्या में अर्धनिर्मित नोट बरामद किए हैं। मकान से मिले प्रिंटर, लैपटॉप और साथ ही वाटरमार्क पेपर को पुलिस ने किया है जब्त। यूट्यूब और गूगल के जरिए जाना था नोट छापने का तरीका। असली करेंसी लेकर देते थे नकली करेंसी। पुलिस ने छानबीन में आ सकती है कई नाम और सामने। अलीनगर पुलिस को मुखबिर की सूचना की मिली है कामयाबी। कल दिनांक 22/3/2026 को जनपद चंदौली की स्वास्थ्य सर्विलांस पुलिस तथा थाना अलीनगर की पुलिस द्वारा अलीनगर थाना क्षेत्र में एक फर्जी करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मौके से जाली नोट 100 रुपए के बरामद हुए तथा जाली नोट छापने के उपकरण बरामद हुए और एक अन्य बाल अपचारी बाद में अभिरक्षा में लिया गया है। कुल इस प्रकार 2 बाल अपचारी तथा 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? इनके और ये सप्लाई कहाँ करते थे इस विषय में जानकारी किया जा रहा है कि ये नोट कहाँ भेजते थे और इनको जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर शाहबाद से है, जहां बहनोई की हत्या का खुलासा। बेटी से छेड़छाड़ के प्रयास से आक्रोशित महिला ने की वारदात। शाहबाद की खबर है, जहां पर थाना शाहबाद क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना पारिवारिक विवाद और आक्रोश का परिणाम है। पुलिस के अनुसार ग्राम नगला लोथू निवासी विमलेश कुमार ने 22 मार्च को की है और साथ ही आपको बता दें कि उनके बड़े भाई अखिलेश कुमार 19 मार्च को घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन सूचना मिली कि उनका शव ग्राम सिरोहा स्थित उनके साढ़ लालाराम के घर पर चारपाई पर पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 157/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत सूरज अनारकली व अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दिनांक 20 मार्च 2026 को थाना शाहबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश उम्र लगभग 35 वर्ष है का शव ग्राम सहोरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के आधार पर थाना शाहबाद पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर शव विच्छेदन करवाया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 22 मार्च 2026 को मृतक के भाई के द्वारा थाना शाहबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अधीन मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई। जिसके उपरांत पता चला कि मृतक का अवैध संबंध था, जिससे परेशान होकर एक महिला जिनका नाम अनारकली है ने उनकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। उक्त अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रुड़की में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हो गया। हादसे में घायल एक एनएसजी कमांडो जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों को गुस्सा फूट पड़ा और मामला देहरादून हाईवे का बताया जा रहा, जहां रोडवेज बस की साइड लगाने से बाइक सवार 33 वर्षीय एनएसजी कमांडो जवान धन प्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा कि धन प्रकाश बंगाल बॉर्डर पर तैनात थे और 2 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। हादसे के बाद खुद घायल जवान ने परिजनों को सूचना दी है, जिसके बाद उन्हें रुड़की के गौशाला के पास जगन्नाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया और परिजनों का आरोप है जवान को वहां पर फ्रैक्चर भी हुआ है और साथ ही डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से उनकी हालत बिगड़ गई है।
ये हमारा जो भाई आज एक्सीडेंट हुआ है भैया का, ये कमांडो था अपना सर्विस पे आर्मी में। तो आज ये अपने किसी काम से जा रहा था, तो अब सालेर के आसपास में इसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इसका रोडवेज बस जो है पीछे से छड़ मार के भाग जाती है। उसके बाद इसको यहाँ पे एम्बुलेंस लाई जाती है एम्बुलेंस के द्वारा। ठीक है भैया, यहाँ पे हॉस्पिटल जगन्नाथ हॉस्पिटल जो है इसमें लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे स्टाफ होता है उनका जो भी और 2-4 लड़के हैं, तो उनको बिठाने के बाद थोड़ा होश थी उसको, जब उसको फिर लेटा दिया। लेटाने के बाद वो कह रहे हैं डॉक्टर आ रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। फिर डॉक्टर ने तो उनको फ़ोन किया या कुछ भी किया, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया, उसको पेन हो रहा था। उसके बाद जो है उसका शरीर ठंडा हो गया, उसके बाद लड़का एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर आते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कोई बंदा तुम्हारा एक्सपायर हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जब उनको पता था कि बंदा अभी ऐसे ही हालत में है, तो ये बोलते हैं कि भैया इसको कहीं पे जाके एडमिट कर दो। जब उनके अंडर में मतलब ये बात नहीं थी उसकी, ठीक है। और इस अस्पताल में तीसरी बार ये घटना है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि अस्पताल में या तो चीज हो या पूरी कार्रवाई हो। ये आपका भाई कहाँ करता है आपको? हाँ जी, कहाँ ड्यूटी थी? इसकी ड्यूटी लखनऊ बंगाल में ना, वहाँ पे बंगाल में, वहाँ से छुट्टी रखा 2-3 दिन के लिए। हाँ जी, कमांडो आर्मी कमांडो। एक्सीडेंट हुआ था ये 1 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर को मानते हो? डॉक्टर को मानते हो? डॉक्टर की पूरी कमी है, पूरी लापरवाही है डॉक्टरों की, पूरे अस्पताल की पूरी लापरवाही है। पहले भी इसमें 2-3 केस हो चुके हैं, आज तीसरा केस ही है। तो हम तो ये चाहते हैं भैया ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये अस्पताल सीज होना चाहिए। अभी हमारी कोई तहरीर नहीं है, हम तहरीर मुकदमा पूरा करेंगे। हाँ, पुलिस मौके पे, ठीक है जी। अंदर बात चल रही है, बात कर रहे हैं, कुछ अपने समाज के लोग भी हैं, वो सब बात कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या नाम? धन प्रकाश, जो क्या नाम धन प्रकाश। कहाँ पर तैनात था बंदा है और क्या लेके आया, क्या पूरी घटना? ये हमारे मोहनपुरा गांव का लड़का है, NSG कमांडो है, और ये उधर भगवानपुर रोड पर जा रहा होगा। तो इसका किसी बस से एक्सीडेंट हुआ। तो बस से एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ एम्बुलेंस आई तो वो इधर को लेकर चली रुड़की की तरफ को, जबकि वहाँ आरोग्यम हॉस्पिटल भी है। इससे पहले विनय विशाल भी पड़ता, अपने आप में ठीक ठाक हॉस्पिटल है, और उसके बावजूद यहाँ लेकर आए। तो ये एक उंगली ये खड़ी होती है कि कारण क्या आए हैं यहाँ, एम्बुलेंस वाले यहाँ क्यों लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेकर आए तो लड़के ने 4 एक्सरे उसके किए हैं। 4 एक्सरे करने में भी टाइम लगता है, और एक्सरे 4 करने के लिए वो अनट्रेंड लड़का, उसके सर्टिफिकेट दिखा दो ना, अगर एक्सरे स्पेशलिस्ट हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट दिखा दो कि एक्सरे स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर साहब चुप हो उस बात पर। डॉक्टर मौजूद नहीं था उस टाइम? डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर आधा पौन घंटा बाद आए हैं, और डॉक्टर के आधा पौन घंटा बाद आने के उसके ऊपर भी उंगलियाँ उठती है कि एक सीरियस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर आधा घंटा बाद, पौना घंटा बाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो इनकी लापरवाही के कारण लड़के की मौत हुई है। उसकी इंजेक्शन, डायनापार का इंजेक्शन लगा दिया, उसका बीपी तक चेक नहीं करा, उसका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बावजूद ये कि डायनापार का इंजेक्शन लगा दिया, कौन सा सोल्यूशन है कि डायनापार का इंजेक्शन लगा दिया। वो तो डायनापार का इंजेक्शन लगा दिया तो वो उसका शरीर सुन्न हो गया, तो उसका दर्द अपना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद वो मौत होगी उसकी। तो ऐसे डॉक्टर अगर शहर में रहेंगे तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? पेशेंट अगर आएगा और वो मौत के घाट उतार रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है ट्रीटमेंट का। ये जो एम्बुलेंस वाले हैं, एम्बुलेंस वालों ने अपने 5-4 हज़ार रुपये डॉक्टर से बांध रखे हैं कि भाई हम पेशेंट लेकर आएंगे तो 5-4-5 हज़ार रुपये हमें चाहिए, वो देते हैं, और वो चुपचाप लेकर निकल लेते हैं। पेशेंट मर रहा है, जी रहा है, कितना टाइम कहाँ कौन से हॉस्पिटल में जाने में लग रहा, इनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, ना डॉक्टरों को परवाह है, ना एम्बुलेंस वालों को परवाह है। तो हम उनकी लापरवाही की घोर निंदा करते हैं। ऐसी इतनी लापरवाही डॉक्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मेरा तो सिविल हॉस्पिटल में, सिविल लाइन में घर है, वहाँ से आने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो 15-20 मिनट अगर चाहे वहाँ से आने में 1 घंटा लगता है, यहाँ जूनियर डॉक्टर तो छोड़ने चाहिए ना। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा, जूनियर डॉक्टर होने चाहिए, जो कि पढ़े लिखे डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, वो इसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा ना। 9 सीखे डॉक्टर रखे, अनक्वालिफाइड डॉक्टर ये लड़के रखे, ये सिखा के गाँव में जाएंगे, गाँव में जाके वहाँ ये झोला छाप डॉक्टर बनेंगे, वहाँ से पेशेंट ले आएंगे। यही इन्होंने कारोबार कर रखा, यही चल रहा है। हमें तो ये चाह रहे हैं कि अब चाहने का ये, इसके जो लड़का गुजरा है उसके माँ बाप बताएंगे क्या चाह रहे हैं, हम उनके साथ हैं।
जो वो चाहेंगे हम उनके साथ हैं, जैसा ही वो चाहेंगे वो हम उनके साथ हैं, वही करेंगे। इस तरह के डॉक्टरों के लिए क्या चाहते हैं आप? इस तरह के डॉक्टरों के लिए ये हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटलों में ताले लगने चाहिए जो लापरवाही। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मां गंगा की पवित्रता को तार तार करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुई। ये वीडियो किसी और के ही नहीं बल्कि मां गंगा में अपनी बेहद ज्यादा आस्था रखने वाले स्पर्श गंगा की टीम के सक्रिय रहने वाले जिला कोऑर्डिनेटर जॉनी लांबा ने शेयर की। उन्होंने मां गंगा के तट पर ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम किया जो खुद को कहते हैं सनातनी, लेकिन सनातन धर्म की आस्था को खुद ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार महिला और पुरुष चप्पल पहनकर त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की पवित्र जलधारा में प्रवेश कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ श्रद्धालु तो पूजा अर्चना के लिए हाथ में फूल और अगरबत्ती का दोना लेकर भी चप्पल के साथ गंगा के पवित्र जलधार में प्रवेश करते हुए नजर आए। स्पर्श गंगा अभियान से जुड़े सदस्यों और साथ ही जॉनी लांबा ने बताया कि इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग जागरूक हो और मां गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें और मां गंगा की पवित्रता को बनाए रखने में अपना योगदान भी प्रदान करें। बड़ी खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही है, जहां पर गत देर शाम जसपुर के मोहल्ला नई बस्ती 4 मस्जिद निवासी 40 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया और जसपुर कोतवाली पुलिस को सूचित किया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शव विच्छेदन गृह पर भेज दिया गया है। रईस अहमद, पेशेंट son of Islam, brought to CSC Jaspur, resident of Nai Basti. The patient came to emergency, brought dead at 10:25 p.m. on 22 March 2026. The patient has no pulse, no respiration, and people is non-reactive. Thank you. रुड़की के अंबर तालाब स्थित कश्यप धर्मशाला में आयोजित आगामी 5 अप्रैल को होने वाली महर्षि कश्यप जयंती और शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कश्यप समाज में जिम्मेदार लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। आपको बताते चले कि आगामी 5 अप्रैल को पूरे देश में महर्षि कश्यप जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर कश्यप समाज की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और काफी जगहों पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जिससे एकता का संदेश और समाज को एकजुट करने के लिए आयोजन किया जाता है। वहीं महर्षि कश्यप जयंती को लेकर रुड़की में महर्षि कश्यप सामाजिक संगठन तैयारियों में जुट गए हैं और जिसमें से हर वर्ष की भांति रुड़की नगर में महर्षि की भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। वहीं संगठन के अध्यक्ष अरविंद कश्यप के द्वारा बताया गया कि कश्यप जयंती और शोभा यात्रा को लेकर समाज की ओर से तैयारी भी की जा रही है। बहुत धन्यवाद। गत वर्षों की भांति महर्षि कश्यप की जयंती हमारे रुड़की में लगातार कई वर्षों से होती आ रही है और इसमें भी 5 अप्रैल को हमने बड़े धूमधाम से महर्षि कश्यप जी की जो जयंती है वो मनाने का हमारा सभी समाज का एक संकल्प लिया है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े स्तर पे हम ये मनाते आ रहे हैं। इस बार भी हमने 5 अप्रैल को जो हमारी पुरानी घर है, जहाँ पे पुरानी माड़ी है, वहाँ से शोभा यात्रा चलेगी और बाज़ार के मुख्य बाज़ार से होती हुई
जो कश्यप घाट है सिविल लाइन में पेट्रोल पंप के पीछे, वहाँ पर समापन होगा। वहाँ पर जाना सभी हमारे जो अतिथि हैं उसमें भी हम सबको बुलाते हैं और पहले भी हमने सभी को बुलाया है। उसमें चाहे हमारे विधायक हों, मंत्री हों या हमारे स्वामी जी हैं जीवनदीप वाले, तो उनका हमें सहयोग मिलता रहता है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज का जो है, जो भी जैसे कोई छोटा बच्चा है या किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, किसी को फीस नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए हमने एक संकल्प ले रखा है कि जो भी कोई बच्चा किसी और जो पढ़ाई में कहीं भी मजबूरी आ रही है तो वो हमारे से आके मिले, हम उसकी पढ़ाई पूरी कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। और जो नशाखोरी जो चल रही है छोटे समाज में हमारे बच्चों में, उसको हम दूर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और एक और नया संगठन हम बना रहे हैं उत्तराखंड महासभा के नाम से, वो भी धीरे धीरे उसकी जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। और ये पूरे प्रदेश का हमारा संगठन बनेगा, क्योंकि इसमें हल्द्वानी, चितारगंज और ये जितना भी उधम सिंह नगर, पंत नगर, देहरादून, इधर जितने भी गांव देहात हैं, हरिद्वार, सब जगह से हमने आदमी लेकर इस संगठन को बनाया है। सबसे पहले हमारा यही है कि 5 अप्रैल की हमारी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और अंत में मैं आप सभी का, जो भी यहाँ पर आए, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। और सभी को आग्रह करता हूँ कि 5 अप्रैल में अपने गांव देहात से बहुत जितनी भी संख्या हो वहाँ लेकर आएँ, क्योंकि हमारे मैसेज में, हमारे प्रोग्राम से मैसेज जाना चाहिए कि कश्यप समाज भी अब एकजुट होकर इकट्ठा हो गया है और इकट्ठे रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष 5 अप्रैल को भगवान महर्षि कश्यप जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारे अध्यक्ष जी के आह्वान पर उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी समाज के जिम्मेदार लोगों की। सभी लोग इकट्ठे हुए दूर दराज के आसपास के गांव के। तो हमारे 5 अप्रैल को शोभा यात्रा महर्षि कश्यप की जयंती के द्वारा होती है। फिर कश्यप घाट पर जो गंगनहर किनारे हैं, वहाँ पर अपने जो समाज के शिक्षित बच्चे हैं जिन्होंने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान लाए हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। और उसके तत्पश्चात भंडारे का आयोजन होता है। और ये महर्षि कश्यप जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर यही है कि समाज को संगठित करना, समाज के अंदर जो कृति हैं, जो समाज के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई हैं, वो दूर रहें, हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और वो अच्छे रास्ते पे चले जाएं। यही इस मीटिंग का उद्देश्य था। देखिए, कश्यप समाज को एकत्रित करने के लिए आप किस तरह से प्रयास आप लोग करें? देखिए, कश्यप समाज, हमारे जो अध्यक्ष जी अरविंद कश्यप जी, वो समय समय पर कश्यप समाज के सहयोगी हैं और सभी को जितना भी है संपूर्ण प्रदेश को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हर समाज के कोई भी कहीं पर भी हो, वो सब दुख सुख में खड़े रहते हैं। हम भी उनके सहयोगी के रूप में चलने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे आज जिस प्रकार हमारी 4वीं 5वीं शोभा यात्रा है, इसी प्रकार आसपास के गाँव में भी भगवान महर्षि कश्यप जयंती आरंभ हो चुकी। झबरेड़े में शोभा यात्रा है, लाठर देवाघून में है, बाजूहेड़ी में सुंदर भंडारे का आयोजन है, उधर धनोरी है। तो ऐसे धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला जाएगा और महर्षि कश्यप जी सतगुरु महाराज जी की कृपा हमारे समाज पर सदैव बन जाती है। हम उनके अनुयायी हैं, वो हमारे कुलगुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद
सरोवर नगरी व उसके आसपास समेत पूरे जनपद में नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ के नेतृत्व में नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन को लगातार साकार कर रही नैनीताल जनपद की पुलिस इसी दौरान काठ गोदाम पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 2 नशा तस्करों आनंद सिंह रावत के कब्जे से आपको बता दें कि 68.35 ग्राम और साथ ही रोहित थापा उपरोक्त के कब्जे से 22.75 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। और एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा जनपद एवं नशा मुक्त उसे बनाया गया। इस हेतु प्रभारियों को अवैध रूप से नशा तस्करी में लिप्त तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्रम में एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार के पर्यवेक्षण तथा थाना अध्यक्ष काठ गोदाम विमल कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वन विभाग का जू डंपिंग जोन और साथ ही वहां पर बाग जाला के पास 2 तस्करों को 91.10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें टीम के ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे और पीएचक्यू तथा रेंज लेवल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं समय समय पे, उसी के क्रम में हमारा अभियान चल रहा था। इसमें जो चौकी इंचार्ज हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इसमें बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों से मिलाकर के कुल 91.1 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। और इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि जो अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक पर पहले से ही एनडीपीएस के 2 अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं और बाकी इनसे जानकारी में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें मिले हैं उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और माननीय एसएसपी महोदय ने इसमें टीम के प्रोत्साहन के लिए 2000 रुपए के नगद इनाम की भी घोषणा की। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे और पीएचक्यू तथा रेंज लेवल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं समय समय पे। सरोवर नगरी नैनीताल में 15 किलोमीटर दूर कैची धाम घूमने जा रहे पर्यटक के वाहन में अचानक आग लग गई और साथ ही अलबत्ता वाहन के भीतर कोई नहीं था, जिससे जनहानि होने से बच गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैची धाम दर्शन को आए दिल्ली पश्चिम बिहार निवासी अजय कुमार अपने परिवार और बच्चों के साथ बाबा के दर्शन के लिए पहली बार कैची धाम पहुंचे थे। कैची धाम सेटोरियम मार्ग पर कार खड़ी थी जिसमें आग अचानक लग गई है। ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 माह पूर्व ही अजय कुमार ने नई कार खरीदी थी। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली है तुरंत मौके पर पुलिस सूचना दी गई और साथ ही फायर ब्रिगेड पुलिस ने आग पर काबू पाया है और अब तक आग पूरी तरह जलकर कार राख हो चुकी थी।
रुड़की में अब बच्चों के इलाज के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शहर के गणेशपुर स्थित पुराना रेलवे रोड पर वहां पर सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस आधुनिक अस्पताल को स्थापना डॉक्टर शाबान, डॉक्टर ऋषभ और साथ ही उन लोगों ने की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अस्पताल का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना, विधायक फुरकान अहमद और विधायक मोहम्मद शहजाद और साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ द्वारा फीता काट कर किया गया है। अस्पताल में नवजात और बच्चों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें NICU, वेंटिलेटर और साथ ही फोटोथेरेपी, इंक्यूबेटर और साथ ही वार्मर और पीलिया उपचार की विशेष व्यवस्थाएं दी गई। इसके साथ ही बच्चों के सभी रोगों के इलाज, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा और 24/7 NICU एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है। अब इसका ये हमारा बच्चों का स्वास्थ्य और मदर्स का स्वास्थ्य के हिसाब से मॉडर्न फैसिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आज इधर सेरेनिटी हॉस्पिटल कहाँ हमारा नियोनेटल के ICU साथ ही साथ नॉर्मल पीडियाट्रिक सेवा है, उसका बेहतर करने के लिए एक हॉस्पिटल खुला है। दोनों हमारे नौजवान और नवयुवक डॉक्टर के लिए मैं डॉक्टर को मुबारक और बधाई देता हूं पहले। और इस सुविधा का अनुसार आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं अपील भी करता हूं कि ज़रूर अपना बेहतर सेवा के लिए हॉस्पिटल में अपना ले सकते हो। साथ ही साथ आज माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया, तो इसका सेवा और अच्छा देने के लिए सहकार है। सर रुड़की सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सारे मीडिया प्रभारी को, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाबान है, मैं नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ है। मैं डॉक्टर ऋषभ यादव, मैं भी बाल रोग एवं नवजात शिशु विशेषज्ञ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अस्पताल का नाम है सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जो कि पूरी तरह से एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों का पूर्णतः इलाज यहाँ पे संभव है और हम दोनों ही बच्चों के डॉक्टर हैं। रुड़की में एक अच्छा अस्पताल खोलने का प्रयास हम दोनों ने मिलकर किया है, एक बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है और हमारे यहाँ डेडिकेटेड NICU है, जो नवजात शिशु के लिए ICU है। हमारे पास 20 वेंटिलेटर और बेड का प्रबंध है इन NICU में और जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की फैसिलिटी, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, साथ ही साथ जो हमारे पास एक अलग व्यवस्था की गई है, हमारे ही हॉस्पिटल में लेबोरेटरी की भी सुविधा है, एक्सरे की भी सुविधा है और उससे के अलावा एक और बेहतर फैसिलिटी देने की हमने कोशिश करी है। हमने अपने अस्पताल की सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से एक खुद की एम्बुलेंस बनवाई है, जो कि नवजात शिशु के लिए स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंस है, जिसको हमने मॉडिफाई करवाया है। उसमें एक वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर की सुविधा है। जो भी रुड़की अस्पताल और पेरीफेरी में उसकी जिसको ज़रूरत होगी, वो हमारे अस्पताल से उसकी सुविधा फ्री दी जाएगी। यानी कि बात करें, जी हाँ, जैसे सर आप पूछ रहे हैं सवाल, अगर किसी बच्चे को खून की जांच की आवश्यकता है या छाती के एक्सरे की आवश्यकता है, तो उसको इस अस्पताल से बाहर कदम रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अस्पताल में इन हाउस लेबोरेटरी और एक्सरे की सुविधा भी है। ठीक है, तो अगर आज के समय की बात करें इस जी जी, जैसे आप सबको पता है इस समय मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम बढ़ रहा है। इस समय बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब की कॉमन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे खासकर एलर्जिक होते हैं मौसम बदलने पर, जिनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मौसम बदलने की वजह से, तो उनको बोलते हैं एलर्जिक कंडीशंस, उनका सामना बहुत ज़्यादा बच्चों को करना पड़ेगा। इन सब का इंतजाम हमारे अस्पताल में पूर्ण तरह से किया गया है। बहुत अच्छा डॉक्टर शाहबान ने हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पर सेरेनिटी नाम से, समझता हूँ कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और जो इन्होंने ICU बनाया, जनरल वार्ड बनाया है और बच्चों के पीडियाट्रिक के लिए जो वार्ड बनाया है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। समझता हूँ सभी तरह की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस तक का इंतजाम यहाँ पर इन्होंने किया है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इंटीरियर करा है। डॉक्टर साहब ने हाइजीनिक वे में हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया था, बधाई देने के लिए आया था। डॉक्टर साहब मरीजों की सेवा करें, पेशेंट यहाँ आए और एक अच्छी उसको फीलिंग हो और वो ठीक होकर जाए, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। और डॉक्टर साहब खूब तरक्की करें, खूब लोगों की सेवा करें।
ऐसी ही मैं डॉक्टर साहब से अपेक्षा करता हूँ। सर ऐसे हॉस्पिटल की रोटी की जरूरत थी, अपग्रेड हॉस्पिटल कहा जाएगा सर, क्योंकि ऐसी जो सर निश्चित रूप से युवा पीढ़ी है, नई टेक्नोलॉजी है, तो नया भारत है, तो नए बच्चे जब आगे आ रहे हैं, नए डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं और उसी रूप में काम कर रहे हैं। और अब सब कुछ हाईटेक हो चुका है, तो ये हाईटेक रूप में डॉक्टर साहब ने ये नर्सिंग होम बनाया। तो मैं चाहूँगा कि ये इसको और मेंटेन करें, अच्छा करें, ताकि मरीजों को उसकी सुविधा मिल सके। सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर शाहबान और डॉक्टर ऋषभ को मैं शुभकामनाएं देने आया था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है, एक हाईटेक हॉस्पिटल है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा वार्ड बनाया है, जिसमें बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं और हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अच्छे रूप में सेवा करें, बच्चे ठीक हों, मरीज ठीक हों और एक फैसिलिटी रुड़की वालों को मिले और एक इतना अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल रुड़की को मिला है, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मंगलौर क्षेत्र में अब्दुल कलाम चौक के पास आम के बाग पर माफिया का हमला, रातों रात काटे गए हैं कई पेड़। सुबह मौके पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में आम के पेड़ कटे हुए पाए गए। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पहले भी क्षेत्र में बागों की अवैध कटाई के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाली को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। उद्यान विभाग के अधिकारी तेजपाल सिंह ने कहा, मामले की शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। मंगलौर कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रशासन ने शुरू की जांच। बाग काटने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। जिला उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय जिले के चालन प्रखंड के संग्रामपुर भंडार में चैत्र नवरात्र को लेकर भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिर परिसर में सुबह शाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्त माता रानी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। इस वर्ष की पूजा खास होने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर परिसर का तेजी से विकास हुआ है। पंचायत के मुखिया दीपक सिंह और पंचायत समिति सदस्य निरंजन पासवान के प्रयासों से मंदिर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ विशेष व्यवस्था की गई है। शाम के समय भजन कीर्तन का आयोजन होगा और श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम भी प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस बार की जो तैयारियां हैं उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई है, कई इलाकों से हजारों की संख्या में लोग यहां आएंगे, तो व्यवस्था क्या रहेगी उन लोगों के लिए और तरीका क्या होगा? व्यवस्था तो समझिए इस बार हर साल की तरह सबसे बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है। पूरे ग्रामीण बैठ करके हम लोग विशेष इस पर गहन विचार करके विशेष व्यवस्था यही है, एम्बुलेंस होगा, फील्ड की साफ सफाई और प्रशासन के देख रेख में यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं डीजे पर लगाम लगाया गया है, तो ऐसे में क्या करेंगे? डीजे तो बंद है, इसलिए हम लोग भी डीजे का प्रयास नहीं कर रहे हैं बजाने के लिए। किस किस इलाके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? पूरे चानन और दूर दराज से रिश्तेदार भी आते हैं यहाँ पे। दूर दराज के लोग आएंगे, रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की होगी? बिल्कुल सही व्यवस्था है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
कमेटी के लोग क्या करेंगे इस दौरान? कमेटी के लोग तो हमेशा सजग रहते हैं। अभी चंदा में जुटे हुए हैं हम लोग, विशेष तैयारी में। चैत नवरात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। दो लोगों ने बताया है कि भाई तैयारियां जिस कदर है उस कदर से लोग यहां पहुंचेंगे। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि प्रकाश की व्यवस्था क्या होगी, डीजे पर जो रोक लगाएगा उसको लेकर के क्या तैयारियां होंगी, और आपके टीम के जो सदस्य हैं किस प्रकार से मेला को मैनेज करेंगे? सुजीत बाबू, सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप यहाँ आए और हमारे माता रानी के मंदिर में जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। लाइटिंग की व्यवस्था मंदिर परिसर से लेकर रास्ते तक के लिए किया गया है। ग्राउंड की व्यवस्था भी बेहतर किया गया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया है। ये आपको अग्निशामक यान का भी व्यवस्था किया गया है। पानी की व्यवस्था की गई है और हमारे कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं सभी पूरी रात दर्शकों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो उसके लिए सजग रहेंगे। एनी क्वेश्चन मोर? चैत नवरात्रा को लेकर के इस बार क्या तैयारियां चल रही है और व्यवस्थाएं पूरी क्या रहेगी? सबसे पहले आप यहाँ आए सुजीत जी, आपका धन्यवाद। इस साल चैत नवरात्र में हम लोगों का जो तैयारी है बहुत विशेष रूप से किया जा रहा है। पूरे गांव की मीटिंग कर करके हम लोग एक नई रूप रेखा इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे आज फिर से जो है ग्रामीण बैठे हुए हैं। मेला का जो स्वरूप है इस बार 25 तारीख को जो है बेलभरनी होगा, पहला कार्यक्रम हम लोगों का, जिसे कि ढोल नगारे के साथ पूरे ग्रामीण के साथ जो है धूमधाम से बेलभरनी किया जाएगा। 26 को अष्टमी की का जो है 26 को जो है पट खुल जाएगी, माता का दर्शन सबके लिए जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद रामनवमी के दिन जो है हम लोग ने जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है नहर पे, एलकेबी नहर पे यात्री शेड के पास, वहाँ से 8 बजे दिन में शोभा यात्रा के रूप में जो है पूरे गांव भ्रमण करते हुए हम लोग आएंगे। वहाँ झंडा वहाँ ध्वजारोहण होगा। उसके बाद शाम में उस दिन गान बजान का भी कार्यक्रम है, जो है यहाँ के हमारे लोकल जो है गायक कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे वहीं हनुमान मंदिर पे। उसके बाद दशमी का मेला जो होता है, पहला मेला हम लोगों का दशमी होता है यहाँ। विशेष रूप से इस बार एकादशी 11वीं के दिन जो है एक दिन हम लोग के यहाँ अलग से मेला लगाया जाता है। उस दिन झारखंड से चलकर एक नामी कलाकार जो हैं पूरे इंडिया में अभी चल रहे हैं, उनका नाम चल रहा है माता का जगराता, उनके द्वारा जो है विक्की छाबड़ा ग्रुप, जिनके द्वारा जो है पूरी रात जो है झांकी के साथ कार्यक्रम किया जाएगा, जो एक विशेष चैनल के लिए जो है कार्यक्रम होगा। अब तक तो पूरे चैनल में मुझे नहीं लगता है कि जो है जागरण का कार्यक्रम हुआ है, वो भी एक बड़े कलाकार के द्वारा जो नामी देश विदेश में उनका नाम चलता है। और 30 तारीख को हम लोगों का जो है सुबह में विसर्जन होना है। ये पूरा कार्यक्रम आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन सोमवार को बरारी सीढ़ी पर घाट श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर पहुंचकर पवित्र गंगा स्नान किया और घाट किनारे पूजा अर्चना की है। इसके बाद व्रतियों ने गंगा जल भरकर अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान किया। सोमवार को छठी पूजा के दिन पूरे खरना के बाद निर्जला व्रत रखे और साथ ही शाम में मिट्टी के चूल्हे पर गन्ने के रस से बनी खीर और रोटी बनाकर सूर्य भगवान को अर्पित करेंगी और साथ ही खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला उपवास कर रही और साथ ही छठ व्रती महिलाएं महापर्व के तीसरे दिन यानी 24 मार्च को डूबते सूर्य भास्कर को अर्घ्य देने के उपरांत 25 मार्च को सुबह सूर्योदय उगते ही भगवान की लालमी को देखते हुए अर्घ्य देकर आस्था के छठ महापर्व पर व्रत पारण की भी समापन करेंगी।
तो क्या तैयारी है आपका? चेटी छठ आस्था का पर्व, जो कि हम लोग उगते सूर्य का और डूबते सूर्य के दोनों की पूजा करते हैं। कितना सालों से कर रहे हैं? ये हमारा चैती छठ 5 साल से हम कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। मैया से क्या कामना करते हैं आप? माँ से दोनों बेटी ही मांगे हैं छठ से। जी। दोनों बेटी के लिए छठ होता है, बड़ी वाली के लिए कार्तिक का और छोटी वाली के चैती का। आप अपना पता नाम बता दीजिए। श्वेता भारती, छोटी समीर, माता कॉलोनी। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अपनी समृद्ध यात्रा के तहत कैमूर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जामा खान का गृह गांव नौगरा की पूरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। डीएम कैमूर नितिन कुमार और साथी मंत्री मोहम्मद जामा खान स्वयं तैयारियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और हर व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौगरा के खेल मैदान में आम लोगों और साथी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे अल्पसंख्यक विद्यालय सहित करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस संबंध में मंत्री मोहम्मद जामा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विकास पुरुष है और साथ ही हम सभी के अभिभावक भी हैं। मंत्री जी, कल हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का आपके विधानसभा क्षेत्र में खास करके आपके गृह में वो आगमन है। संभावित कार्यक्रम को देखते हुए क्या क्या कार्यक्रम है, थोड़ा उसके ऊपर जानकारी देने की कोशिश करें। देखिए, हमारे लोकप्रिय नेता, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी का आगमन 24 तारीख को है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे नेता जब भी आते हैं दौरा तो बिहार करते हैं और बिहार साथ कैमूर का जब भी दौरा करते हैं बड़ी बड़ी सौगात देते रहे हैं। पिछले दिनों भी दिए थे, फिर देने वाले हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है, यहाँ की जनता की सौभाग्य है कि उन्होंने चुनाव जीते और जीत का बिहार के साथ साथ कैमूर जिला का विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं मिला रहा हूँ नेता के निर्देशन पे और आज खुशी की लहर है कैमूर जिला में। हमारे यहाँ हमारे नेता लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का आगमन है। 300 करोड़ की लागत से है शिलान्यास। निश्चित तौर पर ये नेता का जो विजन रहा है, विकास जो विजन रहा है, सबको लेकर चलने का, सौहार्द भाईचारा, तो नेता ही ऐसे नेता हैं, नेता देश में से एक नेता है जिन्होंने जाति की बात नहीं की ना। आप सब सुने होंगे, जात पार्टी कुछ नहीं करते, वो काम की बातें करते हैं, काम के लिए निर्देशित करते रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कौन वोट दिया कौन नहीं दिया। वोटर से मतलब उनको है जो देश वोटर हैं वो कैसे रहें, वोट से नहीं उनको मतलब रहता, वोटों से मतलब रहता है। वोटों के विकास की बातें करते हैं। वोटर जो है हर समाज के लोग हैं, जाति पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनके विकास में काम करते हैं। निश्चित तौर पर जो उनका आगमन है इसमें बात देना चाहूँगा। मेरे पास मेरे यहाँ कुछ नया भी सौगात है, सौगात आएगी कल आपको उम्मीद है। अभी आप देख रहे हैं स्कूल है जो मैं नेता के निर्देशन बनवाया हूँ, ऐसा 4 स्कूल बनवाया हूँ और उसका शिलान्यास भी होगा। 2 महीने के अंदर मैं संचालित करा दूँगा, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अतिपिछड़ा समाज का गौरा में पढ़ाई स्टार्ट की है। एससी का सेमरा बनवा रहे हैं, एसटी का धरा बनवा रहे हैं, चारों विद्यालय में चालू करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नेता का निर्देशन था, नेता का सोच, नेता का विजन जो हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र में चित्तौड़गढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, भदेसर पुलिस ने पकड़ा है 9 क्रिस्टल से ज्यादा डोडा चूरा और साथ ही, लेकिन इस पर भी आरोपी को नहीं हो पाई गिरफ्तारी। तस्कर मौके से हुए फरार। भदेसर पुलिस ने दर्ज किया एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण। अज्ञात तस्करों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर हो रही है तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। नवरात्रि में माता जी के 9 चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत नजारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित प्राचीन बाण माता मंदिर में देखने को मिला है। आपको बता दें, सिरोही जिले के पालड़ी एसएम में माता के भक्त 108 मीटर लंबी चुनर लेकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए माता के दरबार में पहुंचे। विधि विधान से चुनर अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की है। श्री बाण माता मंदिर पैदल यात्रा संघ के तत्वाधान में यह 13वीं पदयात्रा है। 16 मार्च को पालड़ी एम स्थित काल की माता मंदिर में श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू
शुरू हुई यात्रा में शामिल करीब 50-60 श्रद्धालुओं ने अनुशासन, भक्ति और सामूहिक भावना के साथ प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की है और एक स्थान से ग्रामीणों द्वारा यात्रियों का स्वागत भी किया गया। सोमवार को जब यह पदयात्रा चित्तौड़ दुर्ग पहुंची है तो भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। माता के जयकारों के साथ 108 मीटर लंबी चुनर को बड़ी श्रद्धा बाढ़ माता जी के चरणों में अर्पित किया गया। विगत करीब 13 वर्षों से ये परंपरा निरंतर जारी है, जिसमें हर वर्ष वहां पर श्रद्धालु पैदल पहुंचते ही यात्रा कर बाढ़ माता जी के दरबार में हाजिरी भी लगाते हैं। क्या नाम आपका? मुझे राजेश कल्याण किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में माता जी के 9 दिन के विशेष अभिषेक और दोनों टाइम भगवात्मक फूलों से श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है और 1.5 से 2 क्विंटल फूलों का डेली श्रृंगार होता है माता जी के। भक्त आते हैं सिरोही, झालोर, पाली, मारवाड़, गुजरात, करीबन हर स्टेट से आते हैं अपने। हाँ, इस नवरात्रि में वैसे भजन संध्या के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं और आज भी जो संघ आने वाला है ये तो हर साल आता है। पालड़ी एम से संघ आ रहा है, पैदल संघ है तो पालड़ी एम से आने वाला है। आज की ये मेवाड़ महाराणों की कुलदेवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ये गोइल वंश के राजा थे बाप्पा रावल। 7वीं शताब्दी का मंदिर है, 1300 साल पुराना। तो सिसोदिया और गहलोत परिवार जितने भी होते हैं वो इनको पूजते हैं। इसमें सभी जाति के लोग जिनके सिसोदिया गहलोत लग जाता है, जैसे माली हो गए, लुहार हो गए, जैन हो गए, राजपूत हो गए, ये सिसोदिया गहलोत लग गया, वो सभी यही माता जी को कुलदेवी रूप में। पर्यटन विकास समिति झालावाड़ द्वारा आज सोमवार को गढ़ परिसर में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और साथी राजगुरु के बलिदान दिवस पर शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया गया। पर्यटन विकास समिति संयोजक ओम पाठक ने कहा कि मात्र भूमि पर रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान पर सभी भारतीयों को गर्व है और उनके जीवन से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने की प्रेरणा मिलती है। आज का दिन बलिदान और साहस के प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों को समर्पित है। देखिए, भगत सिंह जी की ये जो शहादत दिवस है पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक नई बात बता दूं भगत सिंह जी के बारे में कि भगत सिंह जी की जब शहादत हुई तो उसका सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हुआ था वो 6 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था और वहाँ के छतरी चौक में भगत सिंह जी की जो पूजनीय माँ थी विद्यावती जी वो आई थी और वहाँ के एक राष्ट्र कवि थे श्री कृष्ण जी सरल, जिनके सानिध्य में मैं रहा हूँ। उन्होंने एक खंड काव्य लिखा था, भगत सिंह खंड काव्य, उसका लोकार्पण करने वो वहाँ आई थी। और उसके बाद में 23 मार्च 1981 को दुर्गा भाभी जिन्होंने भगत सिंह जी का बहुत साथ दिया वो उज्जैन आई थी। तो इन दोनों समय में इतनी भीड़ उज्जैन में थी कि शायद उस समय तक महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं थी। तो भगत सिंह जी का मालवा से गहरा नाता रहा है, उनकी आत्मा का रहा है और उनके परिवार का रहा है। तो ये चीज़ें हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहिए। और भगत सिंह जी युवा थे और उन्होंने किस हिसाब से अपने को फांसी पर चढ़ाया, ये नई पीढ़ी के लिए सीखने की योग्य बात है। हमारे शहीदों को याद किया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया था और अपने प्राणों का निछावर किया था। आज 23 मार्च का दिन भारत के लिए बड़ा गर्व करने का दिन है, क्योंकि हमारे शहीदों को आज फांसी की सज़ा दी गई थी और पूरे भारतीयों को गर्व है कि ऐसे देशभक्त हमारे इस देश में हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। और आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान भगत सिंह जी का, शहीद भगत सिंह जी का, शहीद राजगुरु जी का, शहीद सुखदेव जी का रहा है, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। किस तरह से उन्होंने जीवन में अपने कार्य करके देश की आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और एक अल्प आयु में ही वो देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे शहीदों को हम उनके बलिदान दिवस के अवसर पर याद करते हैं और मैं सभी युवाओं से और जितने भारतीय हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इनके कार्यक्रमों में अवश्य भाग लें और इनके कार्यक्रम आयोजित करें। भूतपूर्व सैनिक
सैनिक संगठन निवाई द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर रोड स्थित नगर पालिका भवन से सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे 80 फीट रोड स्थित शहीद स्मारक तक विशाल तिरंगा बाइक रैली एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल तिरंगा रैली के मुख्य अतिथि निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा और साथ ही विशिष्ट अतिथि निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप इसरानी व जयपुर सहित बीकानेर व अन्य जिलों से आए हुए पूर्व सैनिक व कैप्टन रहे और साथ ही विशाल तिरंगा बाइक रैली नगर पालिका से रवाना होते हुए राधा दामोदर सर्किल पुराना थाना और साथ ही वाल्मीकि बस्ती बड़ी का मंदिर और साथ ही अहिंसा सर्किल प्रताप स्टेडियम श्यामपुर मंदिर होते हुए 80 फीट रोड स्थित शहरी स्मारक पर पहुंची और साथ ही रैली में डीजे के ऊपर देशभक्ति गीतों ने पूर्व सैनिकों को नाचने व थिरकने पर मजबूर कर दिया। आपके क्षेत्र में ये शहीदों के सम्मान में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है और ये मेरा सौभाग्य है। इस विधानसभा में सारे सैनिकों और वीरांगनाएं आई हुई है और मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं और पहले भी कर रहे हैं और आगे भी मैं करता रहूंगा। ऐसा मैं करता हूं क्योंकि 1931 में 23 मार्च के दिन, आज ही के दिन, हमारे भगत सिंह जी को इनको फांसी दे दी गई थी। उन्हीं की याद में ये शहीद दिवस मना और आज हम शहीद दिवस को मना रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार निवाई पीपल विधानसभा में ये सैनिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम होते रहें। जैसा भी मुझे पूरा भूतपूर्व सैनिक जो इनका संगठन है, जैसे भी इनके आदेश करेंगे, ये उनके आदेश की पालना करते हैं। थैंक यू। मैं वायुसेना का अधिकारी हूँ, एयर कमोडोर चंद्रमौली। विशिष्ट सेवा मेडल मिला मेरे को और मैं जयपुर से आया हूँ और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जयपुर प्रांत का अध्यक्ष हूँ। 14 डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ और सभी फौजी भाई, वो चाहे आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो या नेवी से हो, किसी भी रैंक का अफसर हो, सूबेदार हो या जवान हो, हम सब रिटायरमेंट के बाद में बराबर हैं, एक दूसरे के भाई हैं। और आज ये फंक्शन में मेरे को इनवाइट किया गया है, ये मैं यहाँ पे आया हूँ और सबसे पहले मैं एमएलए साहब का धन्यवाद मैं दे रहा था कि अगर ऐसे राजनीतिक हस्ती अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो हमारे फौजी भाइयों का, वीर नारियों का, वीरांगनाओं का एक तरह से कल्याण हो जाता है। और ये स्मारक इसका सबूत है कि हमारे भाई साहब ने जो हमारी मदद की है और हमारे जितने भी फौजी भाई खड़े हुए हैं, फुल जोश, फुल टोपी लगा करके अपनी वीरांगना का सम्मान करेंगे और इस फंक्शन को पूरी तरह से सक्षम और सक्सेस बनाएंगे। हमारे यहाँ पे कोई वंचित नहीं है, अगर वंचित है तो कागजी कार्रवाई में कहीं पे अटका हुआ है, क्योंकि पेंशन कोई रोड़ा नहीं होता उनका। ज्यादातर इन लोगों का होता है कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटी कम है, कैंटीन बहुत दूर है, ये होता है। ये एक पर्सनल चीज है गांव में रहने के। मैं भी खुद गांव में रहता हूँ, मेरे वहाँ कोई कैंटीन वगैरह नहीं है। तो ये सरकार का होता है कि इतने लोग अगर होंगे तो कैंटीन खोलेंगे, इतने लोग अगर होंगे तो ईसीएचएस खोलेंगे। ये तकलीफ है। बाकी पेंशन जो खास उनका जो जीवन सहारा है उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर होती है तो हम हैं यहाँ पे। ये हर जगह आपने अपने अध्यक्ष बना रखे हैं, अध्यक्ष यहाँ पे। ये आयोजन निवाई वालों ने किया हुआ है, ये भाई साहब के बारे में बताएंगे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सर, मेरा नाम है कैप्टन सीताराम गुजर, निवाई टुकड़ो पूर्व सैनिक अध्यक्ष। और ये जो शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा जिसमें नगर पालिका से हमने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें टोंक जिले के और बाहर से भी, बीकानेर, जयपुर से, सभी से भारतीय सैनिक आए हुए हैं और पूरे जोश से बाजार से होते हुए इन्होंने रैली निकाली है। उसके बाद यहाँ शहीदों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद में यहाँ से हमने मंच पे बैठ के वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा और फिर बाहर से आए हुए अतिथियों का सम्मान करके और भारत माता की जय बोल करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत बढ़िया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।